बायोलॉजी में आज हम चैप्टर नंबर 14 को आगे से पढ़ेंगे। लास्ट पार्ट्स में हमने बायोटेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ा, बायोटेक्नोलॉजी की क्या डेफिनेशन होती है, क्या क्या टेक्निक्स होती हैं बायोटेक्नोलॉजी की। अब हम भारत में जैव प्रौद्योगिकी के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि देश में, भारत देश के अलावा काफ़ी सारे विकसित देशों में जैव प्रौद्योगिकी का बहुत अच्छे से प्रयोग किया जा रहा था, काफ़ी सारे उपयोगी उत्पाद प्राप्त किए जा रहे थे। तो भारत ने भी जैव प्रौद्योगिकी के उपयोगों को बढ़ाने का कार्य किया। भारत में पहले कोई जैव प्रौद्योगिकी की तकनीक की स्थापना नहीं की गई थी। साइंटिस्ट को देखते हुए, वैज्ञानिक तौर पर देखते हुए, उत्पादों को देखते हुए भारत में भी जैव प्रौद्योगिकी की स्थापना की गई। भारत सरकार ने सबसे पहले सन 1982 में राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी बोर्ड, इंग्लिश में से कहते हैं नेशनल बायोटेक्नोलॉजी बोर्ड की स्थापना की। बायोटेक्नोलॉजी बोर्ड की स्थापना भारत में की गई। यानी कि इतने सारी चीज़ें मानव समाज के लिए उपयोगी चीज़ें बनानी शुरू हुई कि भारत ने भी यह निर्णय लिया कि हमें भी जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कार्य करना चाहिए, जिससे भी हम भी और बहुत सही उपयोगी चीज़ों को प्राप्त कर सकें। अब जैसे जैसे जैव प्रौद्योगिकी के जो उपयोग हैं वो बढ़ते गए, क्षेत्र बढ़ता गया, तो भारत सरकार ने भी फैसला लिया और उन्होंने क्या किया, जैव प्रौद्योगिकी के लिए एक अलग से विभाग की स्थापना कर दी। उस विभाग को जैव प्रौद्योगिकी विभाग कहा गया। क्या कहा गया? जैव प्रौद्योगिकी विभाग। इसे कहते हैं डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इंग्लिश में से कहेंगे डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, शॉर्ट फॉर्म है इसकी DBT। ठीक है। इस विभाग द्वारा जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अनुसंधानरत राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संसाधनों, विश्वविद्यालयों में मूलभूत सुविधाओं का विकास, विशेष अनुसंधान केंद्रों की स्थापना तथा स्थापित विशेष केंद्रों के सुदृढ़ीकरण हेतु अनुदान प्रदान किया जाता है। अब देखिए, किसी भी विशेष विभाग की स्थापना की गई। अब विभाग का मतलब क्या हो गया? उस विभाग के अंतर्गत उसी मुद्दे पर, उसी चीज़ों पर ज़्यादातर ध्यान दिया जाएगा। यानी कि जितने भी अनुसंधान होंगे, जितनी भी खोजें की जाएंगी, उन सबका एक विस्तृत रूप से वर्णन करके और उनके लिए जो भी उपयोगी या फिर जो भी सहायक सामग्री उपलब्ध करवानी होगी वो इस विभाग द्वारा करवाई जाएगी। ठीक है। इसका जो विकास है, जिसकी जो स्थापना है 1986 में की गई थी। इसकी स्थापना की गई थी 1986। ठीक है। तो भारत ने कई अलग अलग देशों में अलग अलग राज्यों में इसके लिए स्थापना की। इसके अलग अलग क्या बोलते हैं, इसके लिए अलग अलग देशों में, अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से इसकी स्थापना की गई। ठीक है। जैसे नई दिल्ली में भी इसका एक केंद्र बनाया गया, इसका कोलकाता में भी एक केंद्र बनाया गया। ये अलग अलग राज्यों में इसकी वृद्धि करने के लिए अलग अलग तरीके से इसकी स्थापना की गई। इसी में से एक है अंतर्राष्ट्रीय आनुवांशिकी अभियांत्रिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी केंद्र। इस इंग्लिश में से बोलते हैं इंटरनेशनल सेंटर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी, शॉर्ट फॉर्म है इसकी ICGEB। ठीक है। इस केंद्र के अंतर्गत क्या किया जाता है? इसकी स्थापना जो की वो किसने की? संयुक्त राष्ट्र संघ के औद्योगिक विकास संगठन ने। इस केंद्र की स्थापना संयुक्त राष्ट्र संघ के औद्योगिक विकास संगठन ने की। इसकी शॉर्ट फॉर्म है UNIDO। इन्होंने इसकी स्थापना 1983 में नई दिल्ली में की। ठीक है। यह संस्था अनेक शोध संस्थाओं के साथ मिलकर तथा स्वतंत्र रूप से जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। अब देखो, नए तरीके से अनुसंधान करने पड़ेंगे, तभी जाके कोई नई मानव समाज के लिए उपयोगी उत्पाद हमको प्राप्त होगा। तो इसके लिए अधिक से अधिक क्या किया जाए, अनुसंधान किए जा सके, चाहे वो किसी देश के साथ मिलकर करने पड़े या फिर किसी वो पूरी तरीके से स्वतंत्र रूप से करने पड़े। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भारत में भी जैव प्रौद्योगिकी को बढ़ाने के, उसके स्तर को बढ़ाने का प्रयास किया गया। ठीक है। अब इसी के बाद एक और आता है जैव प्रौद्योगिकी उद्यान। तो भारत ने जैव प्रौद्योगिकी उद्यान का भी निर्माण करा। एक बार आप इसको नोट डाउन कर लेंगे, फिर हम जैव प्रौद्योगिकी उद्यान के बारे में पढ़ेंगे। तो
जैसे जैसे जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग बढ़ता गया, लोगों ने इसके लिए इच्छा जाहिर करने लगी कि हम भी जैव प्रौद्योगिकी का विस्तार करना चाहते हैं या फिर हम भी जैव प्रौद्योगिकी को उपयोग में लेना चाहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो जैव प्रौद्योगिकी को उपयोग में लेना चाहते थे, एक साथ उसका अध्ययन करना चाहते थे या फिर उपयोगी चीज़ों को बनाना चाहते थे, उनके लिए क्या किया, भारत सरकार ने जैव प्रौद्योगिकी उद्यान के बारे में उनको बताया। यानी कि जो भी व्यक्ति जैव प्रौद्योगिकी का विस्तार करना चाहता हो या फिर उसके लिए कुछ प्रयोग करना चाहता हो, तो वह जैव प्रौद्योगिकी उद्यान का निर्माण कर सकता है। ठीक है, भारत सरकार में वर्तमान समय में 19 जैव प्रौद्योगिकी उद्यान उपलब्ध है और 15 से ज़्यादा का प्रस्तावित किया गया है कि 15 जैव प्रौद्योगिकी उद्यान का निर्माण और होना चाहिए। ठीक है, तो इसके अगर शॉर्ट नोट में कई बार पूछ लिया जाता है कि जैव प्रौद्योगिकी उद्यान किसे कहते हैं, इसका क्या उपयोग है, तो इसको हम बताएंगे कि जैव प्रौद्योगिकी आधारित उद्योग लगाने के इच्छुक व्यक्तियों को इस क्षेत्र की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए, यानी कि इस क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी क्या है, कैसे इसका उपयोग किया जा सकता है, किस प्रकार से हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं, इन सब चीज़ों का ज्ञान उन व्यक्तियों को देने के लिए क्या किया गया, अब तक 19 जैव प्रौद्योगिकी उद्यान स्थापित किए जा चुके हैं। यानी कि कितने, 19, वर्तमान समय में 19 जैव प्रौद्योगिकी उद्यान स्थापित किए जा चुके हैं और 15 प्रस्तावित किए गए हैं कि और बनाए जाएं। ठीक है, इनमें से जो प्रमुख हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। ठीक है, जैव प्रौद्योगिकी उद्यान लखनऊ यानी जो उत्तर प्रदेश में है, हैदराबाद जैव प्रौद्योगिकी उद्यान आंध्र प्रदेश, गोल्डन जुबली बायोटेक पार्क फॉर वुमेन सिरसरी कांचीपुरम तमिलनाडु, गुवाहाटी जैव प्रौद्योगिकी उद्यान आसाम, बायोफार्मा आईटी पार्क अंधारुआ भुवनेश्वर, TICL अंतर्राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी पार्क हिंजवाड़ी पुणे, KINFRA जैव प्रौद्योगिकी पार्क केरल। यानी कि जैव प्रौद्योगिकी उद्यान जो है वो उसको जो जैव प्रौद्योगिकी के बारे में संपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराएगा, क्या क्या टेक्निक्स होती हैं, किस किस क्षेत्र में किस तरीके से इसका उपयोग किया जा सकता है और किस प्रकार मानव उपयोगी उत्पाद प्राप्त किए जा सकते हैं। तो ये जैव प्रौद्योगिकी उद्यान एक माध्यम है जिसके थ्रू हमको बहुत सारी नॉलेज एक साथ मिल सकती है। जैसे कि पुस्तकालय है, पुस्तकालय में हम जाते हैं तो काफ़ी सारी पुस्तकों के बारे में, एक ही पुस्तक के कई राइटर्स होते हैं, उनके बारे में अलग अलग जानकारी हमको उपलब्ध कराते हैं। उसी तरीके से जैव प्रौद्योगिकी उद्यान है, यहाँ आने के बाद उस व्यक्ति को सारी जानकारी प्राप्त दी जाएगी कि जैव प्रौद्योगिकी के बारे में वो सब कुछ जान सके और उसको कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, इस बारे में वो चर्चा कर सके और अपने नया एक उद्यान बना सके और उसके तहत वो कार्य कर सके। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि जैव प्रौद्योगिकी का क्या कार्य है और क्या महत्व है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से जैव प्रौद्योगिकी कार्य करती है और इसका अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से इसका महत्व है। जैसे कि चिकित्सा के क्षेत्र में है ना, इसका भी एक अलग महत्व है। पादप आनुवंशिकी के क्षेत्र में इसका अलग महत्व है, व्यवसाय के क्षेत्र में इसका अलग महत्व है। तो हम एक एक करके इन सभी महत्वों के बारे में चर्चा करेंगे। एक बार आप इसको नोट डाउन कर लेंगे, फिर हम इसके कार्य और महत्व के बारे में पढ़ेंगे। अब हम जैव प्रौद्योगिकी के कार्य क्षेत्र में इसका महत्व पढ़ेंगे। ठीक है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से इसका महत्व है जैव प्रौद्योगिकी का। चिकित्सा के क्षेत्र में देखा जाए तो चिकित्सा के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी का बहुत अधिक महत्व है। सूक्ष्म जीवों के बारे में हो, चाहे मानव समाज के कल्याण के लिए हो, जैव प्रौद्योगिकी एक बड़े स्तर पर बहुत ही ज़्यादा उपयोगी रूप से काम में लिए जाने वाला एक क्षेत्र है। ठीक है, चिकित्सा के क्षेत्र में किस तरीके से इसका क्या महत्व है, क्या क्या उत्पादन किए जा सकते हैं जिसकी वजह से हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा उपयोगी बना सकते हैं। तो एक सारणी के माध्यम से इसको समझना चाहेंगे। तो उत्पादन और महत्व, यहाँ पे दो चीज़ें लिखी है मैंने, उत्पादन और महत्व, क्या क्या उत्पादित किया जाता है और उसका क्या क्या महत्व होता है। जैव प्रौद्योगिकी की इकाई एक तकनीक है आनुवांशिक अभियांत्रिकी। आनुवांशिक अभियांत्रिकी द्वारा रूपांतरित जीवाणुओं से प्राप्त बहुमूल्य औषधियों जैसे कि हुमुलिन, मानव वृद्धि हार्मोन आदि, ये सब चीज़ें आनुवांशिक अभियांत्रिकी के तहत बनाई जाती है, उत्पादित की जाती है, जिससे कि क्या हो सके, मानव समाज के लिए उपयोगी पदार्थ बन सके। औषधियाँ क्या करेंगी, रोगों का निदान करेंगी।
तो औषधियों की सर्व सुलभता से संबंधित रोगों का उपचार होगा। यानी कि जिस प्रकार की औषधि जिस बीमारी के लिए बनाई जाएगी, जिस रोग के लिए बनाई जाएगी, उसका उसी रोग का उपचार उसमें किया जाएगा। जैसे कि हमने यहाँ एग्जाम्पल लिया है मानव वृद्धि हार्मोन, यानी कि किसी व्यक्ति की वृद्धि में कोई कमी हो रही हो तो मानव वृद्धि हार्मोन का निर्माण किया गया बाहरी रूप से जैव प्रौद्योगिकी की मदद से, जिससे कि क्या हो सके, उसकी रुकी हुई वृद्धि को बढ़ाया जा सके। उसके बाद आनुवंशिक अभियांत्रित जीवाणुओं से प्राप्त टीके। देखिए प्राप्त टीके से काफ़ी सारे टीके हमारी काफ़ी सारी बीमारियों को दूर करने के लिए लगाए जाते हैं, प्रतिरक्षी भेजे जाते हैं शरीर में, और वो क्या करते हैं, एंटीबॉडीज बनाते हैं, प्रतिरक्षी बनाते हैं बॉडी में। और क्या हो सकता है, कोई भी बीमारी उसको आने से पहले ही उसको क्या कर दिया जाता है, नष्ट कर दिया जाता है। तो टीकों से क्या महत्व होगा, सामान्य टीकों की तुलना में अधिक सुरक्षित एवं सस्ते होंगे। ये जो टीके जैव प्रौद्योगिकी के थ्रू बनाए जाते हैं, जैव प्रौद्योगिकी से बनाए जाएंगे, वो टीके क्या होंगे, अधिक सस्ते होंगे और ज़्यादा सुरक्षित होंगे। ठीक है, ये एक सटीक बीमारी का सटीक तरीके से इसका प्रयोग करके अच्छे से बीमारी को दूर किया जा सकता है। फिर है आनुवांशिक रूपांतरित जीवाणुओं द्वारा डीएनए अन्वेषी का उत्पादन करना। अब देखिए आनुवांशिक अभियांत्रिकी है, तो आनुवांशिक अभियांत्रिकी में होता क्या है, यानी कि आनुवांशिक रूप से, यानी कि आनुवांशिक कौन है, डीएनए में परिवर्तित करके जीवाणु के जो डीएनए है उसमें परिवर्तन करके नई नई उत्पादित चीज़ें बनाई जाती है और उनका क्या किया जाएगा, उपयोग किया जाएगा। ठीक है, इससे क्या होगा, रोग निदान में सहायता मिलेगी। किसमें सहायता मिलेगी, रोग निदान में सहायता मिलती है। फिर हम बात करें हाइब्रिडोमा तकनीक द्वारा एक क्लोनी प्रतिरक्षियों का उत्पादन होगा। प्रतिरक्षियों का निर्माण है, प्रतिरक्षी क्या करते हैं, प्रतिरक्षा तंत्र में, हमारे प्रतिरक्षा तंत्र में क्या पाए जाते हैं, प्रतिरक्षी जो बाहर से आने वाले रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। तो ये क्या करेंगे, हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावी बनाएगा। क्या बनाएगा, हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावी बनाएगा, जल्दी से कोई बीमारी हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को नहीं तोड़ पाएगी। ठीक है, उसके बाद करें जीन उपचार की तकनीकें। जीन उपचार की तकनीकें क्या करेगी, आनुवंशिक रोगों के उपचार में काम में ली जाएगी। यानी कि जीन यानी डीएनए में अगर किसी माता पिता को कोई रोग है, अगर वो रोग आनुवंशिक है, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा सकता है, तो उस जीन में परिवर्तन करके आनुवंशिक रोग को दूर किया जा सकता है। ये किसके थ्रू हो रहा है, जैव प्रौद्योगिकी के सहायता से। ठीक है, फिर बात करें खाद्य टीकों का विकास। ये क्या करेगा, रोगों से रक्षा करेगा। क्या करेगा, रोगों से रक्षा करेगा। तो चिकित्सा के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी का बहुत अधिक महत्व है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी की जाती हैं जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से, जिससे कि अधिक से अधिक मानव समाज के लिए उसका उपयोग किया जा सके। ठीक है, एक बार इसको नोट डाउन कर लेंगे। नेक्स्ट है पादप जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में। तो पादप जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में पादपों के संकरण में अच्छी फसल प्राप्त करने के लिए, उनके गुणन के लिए और अच्छे उत्पाद प्राप्त करने के लिए कई विधियों का उपयोग किया गया जैव प्रौद्योगिकी के तहत, और उनसे उपयोगी चीज़ें प्राप्त की गई। ठीक है, तो हम पहले बात करते हैं, इनमें से कुछ विधि हमने यहाँ लिखी हुई है। सूक्ष्म प्रवर्धन द्वारा, सूक्ष्म प्रवर्धन में क्या किया जाता है, पादप के किसी सूक्ष्म भाग से नए पादप की उत्पत्ति की जाती है। ठीक है, उससे क्या होता है, वांछित पादप के क्लोन विकसित करते हैं। क्लोन विकसित होंगे, जैसे जिस पादप की कोशिका का भाग लिया गया है, जो सूक्ष्म भाग लिया गया है, उससे उसी पादप का दूसरा नया पादप बनके तैयार हो जाता है, जो मात्र पादप का क्या कहलाता है, क्लोन कहलाता है। ठीक है, दुर्लभ पादप जातियों का संरक्षण करने में, जैसे कि कोई जातियां हैं, कई पादप जातियां हैं जो क्या हो गई हैं, धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है, तो उनका क्या किया जाना चाहिए, संरक्षण करने के लिए, उनको बचाए रखने के लिए क्या किया जाता है, जो पादप है उसके सूक्ष्म भाग का प्रवर्धन करके नई पादप विकसित किए जा सकते हैं, जिससे कि उनको क्या किया जा सके, बचाया जा सके, उनके अस्तित्व को नष्ट होने से बचाया जा सके। व्यावसायिक महत्व के पौधों को वृहद स्तर पर गुणन करने हेतु, यानी कि कई पादप ऐसे हैं जिनका व्यावसायिक रूप से बहुत महत्व होता है, उन पादप को व्यावसायिक रूप से बहुत अधिक मात्रा में प्राप्त करने के लिए, उनका उत्पादन अधिक करने के लिए क्या किया जाता है, सूक्ष्म प्रवर्धन किया जा सकता है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पादप हमको प्राप्त हो सके और उनका उपयोग किया जा सके। फिर नेक्स्ट है कायिक भ्रूण उत्पादन। कायिक भ्रूण उत्पादन में भी यही सब उपयोग होते हैं। इन्हीं सब उपयोगों के तहत इस विधि का उपयोग किया जाता है।
तीसरा है कायिक क्लोनीय। इसके अनुसार इस विधि के तहत उसका क्या उपयोग किया जाता है, द्वितीयक उपापचयोजक के उत्पादन हेतु इसका उपयोग किया जाता है। फिर है अगुणित पादप संवर्धन। अगुणित है यानी कि किसी एक ही पादप से मतलब क्या किया जाएगा, या तो नर पादप होगा या फिर वो मादा पादप होगी, उसमें द्विगुणित नहीं होंगे, उसकी गुणसूत्र की संख्या कैसी होगी, अगुणित। अगुणित पादप संवर्धन से क्या होगा, फसल सुधार हेतु शुद्ध वंशक्रम विकसित करना, यानी कि उससे क्या प्राप्त होगी, बिल्कुल शुद्ध प्रजाति उसकी प्राप्त होगी। ठीक है। नेक्स्ट है प्ररोह शीर्ष संवर्धन, यानी कि प्ररोह क्या होता है, तना, शीर्ष यानी उसके ऊपर वाला भाग, सबसे ऊपरी भाग, संवर्धन यानी कि तने के शीर्ष भाग का जब संवर्धन करके और उससे जो पादप जाति प्राप्त की जाती है उसका क्या उपयोग होता है, रोग मुक्त पादप विकसित करना। इस विधि द्वारा क्या होगा, बिल्कुल रोग मुक्त पादप विकसित होगा, यानी कि उस पादप में किसी प्रकार का कोई रोग नहीं होगा। लास्ट है कृत्रिम बीज उत्पादन करना। कृत्रिम तौर पर बीजों का निर्माण किया जाता है, जिससे क्या होगा, कायिक भ्रूणों के संपुटीकरण हेतु। ये इस विधि का उपयोग क्यों किया जाता है, कायिक भ्रूणों के संपुटीकरण हेतु। तो पादप जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी का बहुत अधिक मात्रा में उपयोग किया जाता है और इससे पादपों की संख्या में वृद्धि करना, गुणन होना, अच्छी फसल का निर्माण होना, सब चीजें इसके अंतर्गत की जाती है। एक बार इसको नोट डाउन कर लेंगे। अब हम बात करें जंतु जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी का क्या उपयोग रहा, तो इसके लिए सबसे पहले इयान विल्मुट नामक वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या प्रयोग और इनके साथियों ने क्या प्रयोग करा, इन्होंने एक भेड़ ली जिसका नाम जो थी फिन डॉर्सेट, जिसकी आयु थी 6 वर्ष। उस भेड़ की स्तन कोशिकाओं में से केंद्रक को पृथक किया तथा दूसरी थी स्कॉटिश ब्लैक फेस भेड़, जिसकी अंड कोशिका जो कि कैसी थी, उसको क्या कर दिया गया, केंद्रक रहित कर दिया गया, यानी कि उसके केंद्रक को उस मां से निकाल दिया गया। यानी कि इस भेड़ की स्तन की कोशिकाओं का केंद्रक इस भेड़ की अंड कोशिका में स्थापित कर दिया गया, यानी कि कोशिका संयुग्मन विधि द्वारा इसका केंद्र को स्थापित कर दिया गया, जिससे जो भेड़ बनी वो क्या कहलाई, डॉली भेड़ कहलाई, जो कि क्या थी, एक क्लोन थी जो कि अपनी माता के समान थी। किसकी माता के समान, कौन सी माता के समान थी, जिसका केंद्रक इसमें लगाया गया था, यानी कि जो फिन डॉर्सेट भेड़ थी उसके समान वो थी, क्योंकि उसमें उसका केंद्रक स्थापित किया गया था और केंद्रक के अंदर क्या होता है, आनुवंशिक पदार्थ होता है जो कि उसकी माता के समान उसको बनाया गया। ठीक है। तो जैव प्रौद्योगिकी में जंतु जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में काफ़ी सारे प्रयोग किए गए, नए नए क्लोन्स बनाए गए, बहुत सारी ऐसी खोज की गई जिनके द्वारा अलग अलग जंतु के क्लोन बनाए जा सकते थे। ठीक है। उसके बाद व्यावसायिक महत्व की नेक्स्ट है व्यावसायिक महत्व की सामग्री के उत्पादन में, यानी कि हमने कहा कि जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा ऐसी चीज़ों का यानी ऐसे उत्पादों का निर्माण किया गया जिनसे व्यवसाय के क्षेत्र में काफ़ी सारी बढ़ोतरी की जा सकती थी। ठीक है। तो ऐसे उत्पाद बनाए गए जिनको व्यावसायिक स्तर पर प्रयोग किया जा सकता था। कई उत्पाद ऐसे थे जिनकी उपयोगिता तो ज़्यादा थी लेकिन उनकी क्षमता कम थी, तो जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से उसकी उपयोगिता को अधिक उपयोगी बनाया गया। इसी में एक तकनीक होती है बायो ट्रांसफॉर्मेशन, जिसे कहते हैं जैव रूपांतरण। इस तकनीक द्वारा उपयोगी उत्पादों को अधिक उपयोगी उत्पादों में बदला जाता है, यानी कि वो पदार्थ उपयोगी है लेकिन उसका क्या किया जा सकता है, और अधिक उपयोग किया जा सकता है अगर उसकी गुणवत्ता को क्या कर दिया जाए, बढ़ाया जा सके। तो इस बायो ट्रांसफॉर्मेशन द्वारा उन उपयोगी पदार्थों की उपयोगिता को अधिक गुणवत्ता को बढ़ाया जाता है, जैसे कि अल्कोहल, एसीटोन, ग्लिसरॉल, विभिन्न प्रकार के कार्बनिक अम्ल, विटामिन, एंजाइम, एकल कोशिका संवर्धन द्वारा प्रतिजैविक बायोगैस आदि का उत्पादन व्यावसायिक क्षेत्रों के व्यावसायिक महत्व की सामग्रियों के उत्पादन में किया जाता है। उसके बाद है पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में।
यानी कि पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में भी सूक्ष्म जीवों का बहुत महत्व होता है। कई सूक्ष्म जीव बहुत अधिक रूप से पर्यावरण को क्या करते हैं, दूषित होने से बचाते हैं। यानी कि वाहित मल के उपचार में भी इनका उपयोग किया जाता है। कुछ खनिज तेलों के विघटन में भी इनका उपयोग किया जाता है, जो कि जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से होता है। ठीक है। आनंद मोहन चक्रवर्ती एक वैज्ञानिक थे, ने क्या किया, स्यूडोमोनास क्यूटिडा का प्रभेद खोजा। इन्होंने किसका प्रभेद खोजा, स्यूडोमोनास क्यूटिडा, जो कि सूक्ष्म जीव था, जिसे सुपरबग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सुपरबग। इसका क्या उपयोग होता है, तेल प्रदूषण नियंत्रण में इसका उपयोग किया जाता है। यानी कि ये 1/3 तेल को क्या कर देता है, प्रदूषित होने से बचाने का कार्य करता है। तो इस प्रकार हमने पढ़ा कि जैव प्रौद्योगिकी का अनेक क्षेत्रों में अनेक अलग अलग कार्य क्षेत्रों में बहुत अधिक महत्व है। पहले हमने पढ़ा चिकित्सा के क्षेत्र में, फिर हमने पढ़ा पादप जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, फिर हमने पढ़ा जंतु जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, व्यावसायिक महत्व की सामग्री के उत्पादन में और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में। तो भारत में जैव प्रौद्योगिकी का क्या क्या महत्व है, कैसे कैसे किन किन क्षेत्रों में इसका उपयोग किया जा रहा है, ये हमने पढ़ा। ये हमारा 14 चैप्टर जैव प्रौद्योगिकी बायोटेक्नोलॉजी का सामान्य परिचय था, जो कि कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 15। थैंक यू।